गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को। सुप्रभात। परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम आप लोगों के समक्ष दो चर रैखिक समीकरण युग्म लेकर के आए हैं। दो चर रैखिक समीकरण जो होता है वो एक प्रकार से इसमें ए, बी और सी ये अचर राशियों के रूप से निरूपित होता है और एक्स वाई दो राशियां ये चार राशियां होती हैं और इनमें हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो आज इसका सिस्टम कुछ ऐसा होता है कि इसमें दिखाया जाता है कि ये हमारी राशियां जो हैं वो किस प्रकार की हैं। तो इसको हम एक मेन फार्मूला इसका होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इसके रूप में रख करके हम इन समीकरणों की तुलना करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं और साथ में समझाते भी जाएंगे। आप लोगों के समक्ष पहला प्रश्न दिया गया है। कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म x-2y बराबर 0 और 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होता है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला डालते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यदि निकाय A1/A2 बराबर B1/B2 के अगर ये बराबर नहीं होता है तभी ये अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर हम इसी जो तुम्हारा समीकरण दिया हुआ है समीकरण इधर लिख देते हैं। x-2y बराबर 3 और फिर है 3x प्लस ky बराबर 1। तो इसको हम पक्षांतर करके लाएंगे जब, तो ये संख्याएं हमारी जो हैं ये पक्षांतर होने पर माइनस हो जाएंगे और बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 3x और प्लस ky माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो जैसा कि हमने अभी बताया था A1/A2, तो ये इस हिसाब से फार्मूला बनता है इनका ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और फिर लिखते हैं यहाँ A1 कर दो, यहाँ B1 कर दो, यहाँ C1 कर दो और यहाँ पर A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर 0। तो जैसा कि आप लोग समझ गए, समझने के लिए ऐसे ही समझ लीजिए, इनका हम बटा कर देते हैं ज़्यादा ना लिख करके। ये A1/A2 है, अर्थात जहाँ पर कोई अंक नहीं होता है वहाँ पर ऑलरेडी 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 और A2 का मतलब आ जाएगा आपका 3 बराबर, फिर यहाँ डालेंगे हम 2 माइनस का है भैया और फिर K। ये बराबर ना हो नहीं है तो हम इसकी तिरछी गुणा करते हैं। K और 3 दूनी माइनस का 6 आ जाता है। ये संख्या ऋणात्मक आती है। K की वैल्यू आएगी माइनस का 6 जो बराबर K नहीं है। इसके अब हम लिख सकते हैं कि दिया गया समीकरण जो है वो निकाय का अद्वितीय हल है। तभी उत्तर इसका जो आएगा भैया वो के बराबर हम माइनस का 6 दे सकते हैं। ऐसे ये सवाल आपका हल हो जाता है। जैसा कि बता रहे थे, तो इनको बराबर नहीं करना होता है भैया, जल्दबाजी में थोड़ा छूट गया, अब सही रहा। अगला सवाल आप लोगों के समक्ष है के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस ky बराबर -16 समपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। तो समपाती रेखाएं निरूपित करने के लिए निकाय जो लागू होगा वो भी बताते हैं। इसके पहले इस समीकरण को हम सरल विधि से पक्षांतर करके रख लेते हैं। तो पहला समीकरण जो दिया है
वो है आपका 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। और दूसरा समीकरण है 6x माइनस के वाई, और ये 16 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 16 बराबर 0। क्या लिखेंगे? पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर इस प्रकार से तुम्हारा ये समीकरण बन करके सही से क्रम में रखा हुआ है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कहता है संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। तो संपाती रेखाएं निरूपित करने के लिए इसका जो निकाय बनेगा लिखेंगे, यदि समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती हैं, यदि समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती हैं, तो जब रेखाएं संपाती होती हैं तब हम इसका बनाते हैं, जो फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। बस इसी पे हम इसको डालेंगे और डाल करके हम K की वैल्यू निकाल लेंगे। A1 तुम्हारा 3 है और A2 6 है। B1 यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर KY नहीं डाला, ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ पर हमारा 1 होता है माइनस का 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का K। अब यहीं पर हम K की वैल्यू डाल सकते हैं। फिलहाल पूरा समीकरण लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका 8/16। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात मिल रही है कि देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और इधर आ रहा है आपका 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और यहाँ माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं। तो अब यहाँ जो समीकरण बना तुम्हारा, इधर लिख लीजिएगा। तो ये बन गया आपका 1/2 और 1/K बराबर 1/2। तो चाहे हम B को C से कंपेयर कर लें और चाहे A को B से कंपेयर कर लें, कुल मिलाकर के K दोनों स्थितियों में आ रहा है, दोनों जगह समान है। क्योंकि जब तक A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर नहीं होगा तब तक रेखाएं संपाती नहीं हो सकती हैं। तो हम इसको कंपेयर करेंगे 1/2 बराबर 1/K, और इनकी हम तिरछी गुणा कर लेंगे ऐसे। तो K और 2 एकम 2। तो इस प्रकार से जो K की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाती है 2। इस प्रकार से कोई भी सवाल हल करना हो, आपको K की वैल्यू निकालनी हो, A की वैल्यू निकालनी हो, P की वैल्यू निकालनी हो, सारी वैल्यू तुम्हारे इसी फार्मूले से निकल आती हैं। जैसा कि अभी इसके पहले वाले सवाल में हमने आपको बताया कि रेखाएं संपाती हैं। जब रेखाएं संपाती होती हैं, अर्थात रेखाएं संपाती निरूपित करें, तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 समान होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है कि परस्पर रेखाएं समांतर हैं। जब समांतर होती हैं तो इसका फार्मूला बनता है A1/A2 बराबर तो होगा B1/B2 के, पर C1/C2 के बराबर नहीं होता है जब ये रेखाएं समांतर हो जाती हैं। तो इसी फार्मूले बेस पर हम सवाल को सॉल्व करेंगे। दर्जा पक्षांतर करके सही क्रम में रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला समीकरण है तुम्हारा x प्लस 2ky बराबर 2, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। तो इसको हम पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण बनेगा तुम्हारा x प्लस 2ky माइनस 2 बराबर 0, और यहाँ बनेगा आपका 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। अब इसको हम इसी फार्मूले पे डालेंगे। तो देखो जहाँ पर कुछ नहीं होता है
वहाँ पर आ जाता है आपका 1। तो A1 जो है वो 1 हो गया और जो A2 है वो 2 हो जाएगा। और ये बराबर कह रहा है कि 2k/5 2k/5 के बराबर है, लेकिन -2 और +1 ये आपस में बराबर नहीं है। तो इसको हम हल करेंगे, इससे हमें मतलब नहीं है, इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ऐसे करिए, 1/2 और 2k/5 तिरछी गुणा करेंगे तो इसका जो बनेगा वो आ जाएगा 2 दूनी 4 के बराबर 5 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5। तो यहाँ पर k की वैल्यू जो आएगी वो 5/4, ये k की वैल्यू आ जाएगी। यही आपका उत्तर मिल जाता है। जैसा कि पहले सवाल में तुमने पढ़ा कि रेखाएं संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं, और दोबारा में तुमको बताया गया कि रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। लेकिन अब आपको जो ये सवाल मिला है उसमें कहता है के किस मान के लिए रेखिक समीकरण युग्म के अनंत अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर अनेक हल अगर हैं तो के की वैल्यू निकालना है तुमको। तो यहाँ पर अब देखिएगा, सवाल को बिल्कुल सेम वैसे ही उतारेंगे, ये दर्जा है तुम्हारा। तो पहली बात तो ये है कि जब अनेक हल होते हैं तो तुम्हारा फार्मूला आ जाता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी तभी अनेक हल होते हैं। तो समीकरण तुम्हारा जो दिया हुआ है, बस इस फार्मूले को बिल्कुल बेहतरीन तौर से देख लीजिएगा। ये फार्मूला ऐसे सभी समीकरणों में लगभग लागू किया जाता है। तो ध्यान दो, पहला समीकरण है तुम्हारा कि x + y बराबर k² और फिर दिया है x + ky बराबर 1। इन दोनों समीकरणों को हम पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका kx + y - k² बराबर 0 और फिर x + ky - 1 बराबर 0। अब इसको हम अपने इसी समीकरण, इसी वाले फार्मूले पे यहाँ डाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, A1 k हो गया तुम्हारा, A2 जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है, फिर B1 जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है, और B2 k है और इधर बराबर k² माइनस में है और यहाँ माइनस का 1 है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम इनको काट देते हैं। तो चाहे हम इनका कंपेयर करें A और B का, और चाहे B और C का कंपेयर करें, सेम उत्तर वही आएगा, k की वैल्यू वही आएगी। तो हम यहाँ से कंपेयर करते हैं। तो जब हम k/1 1/k मतलब k/1 बराबर करेंगे 1/k को, तो इनकी हम तिरछी गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने पर तो k को जब करेंगे तो यहाँ k² आ जाएगा, और एक की गुणा एक ही होती है। और फिर k को जब हम k की वैल्यू निकालेंगे तो √1 आएगा, और √ निकाल करके एक की हमेशा वैल्यू एक ही रहती है। तो इस प्रकार से जो तुम्हारी k की वैल्यू आई वो आ गई 1। और तुम जानते हो कि समीकरण में जब वर्गमूल करते हैं तो हम इसका उत्तर प्लस माइनस में डालते हैं। तो इसलिए k की वैल्यू आ जाएगी ±1। अब तुम्हारा जो सवाल तुम्हारे सामने आया है कि दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, ऐसी संख्याएं हमें ज्ञात करनी होती हैं। तो जहाँ पर कोई संख्या हमें पता नहीं होती है वहाँ पर हम मान लेते हैं। इसको हल करेंगे जब, तो मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या जो मानेंगे वो हो जाएगी हमारी y। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर तुम्हारा सवाल जो संतुष्ट कर रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल, तो प्रश्न के अनुसार हम लिखेंगे
x प्लस वाई, दोनों संख्याओं को जोड़ दिया गया तो आ जाता है हमारा 19। ये पहला समीकरण कंप्लीट। और फिर कहता है उनका अंतर, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या को जब हम घटाते हैं तो आ जाता है 7। इस प्रकार से हमारे दोनों समीकरण तैयार हो जाते हैं। और ये समीकरण बहुत ही नॉर्मल हैं, बहुत ही सरल हैं। इनमें दोनों पद हमारे बराबर हैं, x भी बराबर है और y भी बराबर है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारा जोड़ने पर, अगर हम इन दोनों पहले समीकरण में दूसरे समीकरण को जोड़ दें तो जोड़ने पर कौन सा पद हमारा विलुप्त हो जाएगा। यह है तुम्हारी विलोपन विधि। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम जोड़ने पर किसी संख्या को विलुप्त करते हैं तो अगर वह विपरीत चिन्हों में दिए हुए हैं तभी विलुप्त होंगे। तो देखिए हमारे जो y हैं, ये y यहाँ पर है तुम्हारी प्लस की और यहाँ पर y है माइनस की। तो इस प्रकार से जब प्लस माइनस को हम जोड़ेंगे तो ये आपस में विलुप्त हो जाएंगे, अर्थात घट जाएंगे। घटाने पर कुछ बचेगा ही नहीं इन दोनों में। तो यहाँ हम लिख देते हैं जोड़ने पर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, लेकिन हम सीधे लिख दे रहे हैं जोड़ने पर। तो x और x दोनों धनात्मक हैं तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। y से y कैंसिल हो गया तो कुछ बचे नहीं, चाहो तो काट सकते हो। और 19 में 7 जोड़ देते हैं तो 26 आ जाता है। फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 26/2 करेंगे। अब इसको काट देंगे तो 2 एकम 2 कट गया और 2 13 दूना 26। तो x की वैल्यू जो आई वो 13 आ गई। तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 13 का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखेंगे, इधर ही लगा देते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे तुम लोगों को। तो समीकरण 1 तुम्हारा है x प्लस वाई बराबर 19। तो हम x की वैल्यू को x के स्थान पर पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 प्लस वाई बराबर 19। अब हम इसको करेंगे पक्षांतर। पक्षांतर करने पर यहाँ y रह गई और ये 19 हो गया, और ये पक्षांतर करने पर इधर आया तो 13 माइनस का हो गया। तो तुमने देखा कि y जब 19 से 13 घटाएंगे तो 9 से 3 गया 6 बचेगा, और 1 से 1 निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से y की जो वैल्यू आई वो 6 आई। तो प्रश्न के अनुसार पहली संख्या जो आ जाएगी वो पहली संख्या कितनी आई है भैया 13, और जो दूसरी संख्या आई है वो आ जाती है 6। अब हम सवाल को चेक करें कि हमारा सवाल सही है या गलत है। तो यहाँ पर हम जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में आपको आंसर शीट नहीं मिलेगी, उसमें तुमको अपने आप ही क्लियर करना होता है। तो हम, जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, अर्थात हम अगर दोनों संख्याओं को जोड़ें तो हमारे पास 19 प्राप्त होना चाहिए। देख लेते हैं। तो पहली संख्या तुम्हारी थी x और प्लस दूसरी संख्या थी y। इन दोनों को जोड़ने पर हमें 19 मिलना चाहिए। तो देखो पहली संख्या तुम्हारी 13 आई है और दूसरी संख्या 6 आई है। अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो 13 और 6 मिला करके 19, अर्थात इधर भी 19 है। हमारे दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, इसलिए हमारा समीकरण बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है आंसर कि हमारा समीकरण सही है। अब अगला चैप्टर चल रहा है आप लोगों के समक्ष द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में पहले तो समझ लीजिएगा कि द्विघात समीकरण है क्या। तो यहाँ पर हमने लिखा है ये, यदि px द्विघात बहुपद हो तो px बराबर 0 को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग दिमाग में रखिए और याद कर लीजिएगा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि कहते हैं कि मूल क्या होता है। जब हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो उसमें निकालते हैं मूल। तो यहाँ कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल या हल द्विघात समीकरण की चर राशि के वह मान होते हैं जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जब हम द्विघात समीकरण के मूल निकालते हैं और निकालने के बाद में जब हम उसे देखेंगे कि हम उसका मान डाल दें और मान डालने पर अगर वो दोनों पक्ष संतुष्ट ना करें, बराबर ना आए, तो समझ जाइए कि हमारे ये मूल जो है गलत हो गए हैं। ये मूल हमारे क्लियर नहीं आए हैं। अब मूलों की प्रकृति
इस चैप्टर में मूलों की प्रकृति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और आप लोग ये जब पेपर देंगे तो पाएंगे कि एक प्रश्न अवश्य रखा हुआ होगा, मूलों की प्रकृति या मूलों की लक्षण। तो यहाँ पर देखिएगा, समझने के लिए 4 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। एक विविक्त कर का सूत्र होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखिएगा। इसको कहते हैं विविक्त कर। खूब पढ़ा है और हमने भी पढ़ाया है, हमारे बच्चे सभी जानते हैं, और उम्मीद है आप लोगों को भी पढ़ाया गया होगा, क्योंकि कक्षा 10 में है, मुख्य चैप्टर है, तो जरूर पढ़ा होगा। विविक्त कर बराबर होता है b² - 4ac, ये होता है। और इसी विविक्त कर से ही हम मूलों की प्रकृति जान जाते हैं। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर हमने लिखा है, चारों पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है b² - 4ac = 0। यदि हम विविक्त कर को हल करते हैं और हल करने पर 0 मिलता है, तो हम समझ जाते हैं हमारे जो मूल हैं वे वास्तविक और समान हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि b² - 4ac अगर हल करने पर 0 से बड़ा आता है और वह पूर्ण वर्ग होता है। पहले तो ये समझ लीजिएगा कि 0 से बड़ी संख्या आती कैसे है। अगर हम विविक्त कर हल करेंगे, हल करने पर हमारा धनात्मक मान आता है, माइनस नहीं होता है, तो हम उसे देखते हैं कि वो पूर्ण वर्ग आया है या नहीं आया। पूर्ण वर्ग का मतलब है वो 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, जिसका वर्ग निकाला जा सके, वर्गमूल किया जा सके, है ना। तो पूर्ण वर्ग हो तो मूल हमारे वास्तविक, परिमेय और असमान होंगे। यह मूलों की दूसरी प्रकृति है कि अगर विविक्त कर हल करने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होती है तो मूल वास्तविक, परिमेय और असमान होंगे। तीसरी बात यह है कि अगर विविक्त कर हमारा 0 से बड़ा आता है, अर्थात धनात्मक आ जाता है, और वह पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वह लक्षण हमें बताता है कि वास्तविक है लेकिन अपरिमेय असमान होंगे। जो मूल प्राप्त होंगे हमें तो वास्तविक, अपरिमेय असमान होंगे। पहले इसके तुमने देखा पूर्ण वर्ग होने पर वास्तविक, परिमेय असमान होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये परिमेय है और यहाँ पर अपरिमेय है, बस इतना अंतर है दोनों में। और अगर विविक्त कर हमारा हल करने पर 0 से छोटा हो जाता है, अर्थात माइनस में आता है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये चारों पॉइंट आप लोग बहुत ही आराम से इनको कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेगा यहाँ से, ये मेरा दावा है। द्विघात समीकरण के प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न नंबर 6 आता है, यदि 1/x² - 2 = 1/7 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/x² - 2 = 1/7। अब इसकी हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक गुणा करने पर तो यहाँ से जब इस 1 से गुणा करेंगे भैया तो आ जाएगा x² - 2 = 7 को 1 से करेंगे तो 7। अब इसको हम करेंगे भाई पक्षांतर। बहुत आराम से समझिएगा, देखने में बहुत हैवी लग रहा था लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। x² = 7 और प्लस 2, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का हो गया, तो 7 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9। अब यहाँ x बराबर करेंगे तो √9 हो जाएगा। 9 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो प्लस और माइनस का आ जाएगा 3। इस प्रकार से ये x की वैल्यू आपके सामने आ जाती है। सवाल दिया हुआ है, समीकरण x + 6 × x - 5 = 0 के मूल होंगे। तो इसको, ये तुम्हारा गुणनखंड किया हुआ रखा है, तो इसको हम सीधे से यहाँ लिखेंगे x + 6 = 0, तो x = -6, पक्षांतर कर लिया गया। दूसरा वाला है x - 5 = 0, तो x = 5। तो इस प्रकार से जो इसके मूल आए वो भी आ गए -6 और 5। ये आपका उत्तर मिल जाता है। ये समझ में आया? बेहतरीन। और इसके आगे की श्रृंखला में अब अगला सवाल दिया हुआ है, यहीं पे बता दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। सवाल है तुम्हारा, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x 3x²
माइनस 6x, और फिर आगे कह रहा है प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो। तो जब मूल समान होते हैं, ये अगला सवाल है तुम्हारा, ध्यान रखिएगा, ये इसको हम डाल सकते हैं, यहाँ पर डाल दीजिएगा प्रश्न नंबर 8। यहाँ समझाने के बाद मैं अगला सवाल यहाँ समझा रहा हूँ। कहता है कि 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करो। भैया के का मान ज्ञात करो, पी का मान ज्ञात करो, ए का मान ज्ञात करो। जब ऐसे द्विघात समीकरण दिया होगा तो उसमें केवल तुमको विभक्त कर डाल देना है। जब मूल समान होंगे तो विभक्त कर 0 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो b की जगह पर हमें डालना है माइनस 6, इसका होल स्क्वायर, फिर 4 और 1 की वैल्यू है 3 और फिर c की वैल्यू है k बराबर 0। तो इसको 6 को जब हम 6 बार 6 से 6 को गुणा करेंगे, वर्ग करेंगे, तो माइनस का प्लस हो जाता है 6 6 36 और यहाँ 4 3 12 के बराबर 0। फिर यहाँ माइनस का 12 के और बराबर ये संख्या इधर लाएंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा। फिर ये दोनों माइनस काटेंगे, ऐसे कर लीजिएगा, माइनस का 36 बटे माइनस का 12, तो ये भी कैंसिल हो गया और 12 3 36 हो गया। तो जो के की वैल्यू आई वो तुम्हारी आ गई 3। इस प्रकार से ये तुम्हारा उत्तर इसका मिल जाता है। बढ़िया समझ में आ रहा है? आगे और देखिएगा, अगला सवाल दिया है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर एक चीज़ हम बता दें आपको, बिना हल किए एक सूत्र तो ये होता है मूलों का योग, मूलों का योगफल बराबर माइनस b बटा a। इसको हिंदी में लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो इस सवाल में बस यही मूलों का योगफल निकालना है तुमको। तो x का गुणांक है -4 और x² का गुणांक है 3, तो जो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/3, ये आपका उत्तर आ जाएगा। दूसरी चीज़, एक दूसरा सवाल भी यहीं पे बता दें, आगे सवाल बताएंगे कि अगर हमको मूलों का गुणनफल निकालना होता है तो इसका सूत्र होता है c/a। इसको हम हिंदी में लिखते हैं तो आ जाता है तुम्हारा अचर पद और बटे में आता है x² का गुणांक। हिंदी में समझो तो ये इसका सूत्र हो जाता है और अंग्रेजी में समझो तो ये सूत्र हो जाता है। और ये दोनों चीज़ें आती कहाँ से हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे समीकरण दे देते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो बस इसी से बन जाता है, ये a है, ये b है और ये c है। अगर हमको मूलों का योगफल निकालना होता है तो ये माइनस का b, माइनस डालते हैं सूत्र के अनुसार, माइनस b बटे a लिख देते हैं। और अगर हमको गुणनफल निकालना होता है तो c बटे a लिख देते हैं, अर्थात यहाँ पर अचर पद ही होता है, x² x और यहाँ पर अचर पद होता है। इस प्रकार से हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आसानी से बिना हल किए हुए ज्ञात कर लेते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करो। जैसा कि अभी हमने तुमको विविक्त कर का सूत्र बताया था, तो यहाँ लिखिएगा 3x² माइनस 5x और प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0। तो देखो यहाँ पर a की जगह पर पुट करने के लिए गिनती दी हुई है, b की जगह पर पुट करने के लिए गिनती दी हुई
और सी की जगह पर पुट करने के लिए गिनती दी है। समझने के लिए ये हमने तुमको बना के बताया है, ये बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर विविक्त कर बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भैया बी, ध्यान दीजिएगा, बी की जगह पर माइनस का 5 है स्क्वायर, फिर 4, ए की जगह पर 3 दिया हुआ है और सी की जगह पर 2 दिया हुआ है। इस हिसाब से आपको ये मान डालने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम आराम से 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाती है, तो 4 तिया 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। और जब हम 25 से 24 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होता है। बस यही तुम्हारा विविक्त कर मिल जाता है। अगला सवाल दिया हुआ है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस के बराबर 0 का विविक्त कर दिया है 88। अभी तक इसके पहले आपने देखा कि हमें समीकरण से विविक्त कर ज्ञात करना होता था। अब इसमें जो है समीकरण दिया है और विविक्त कर भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक संख्या विलुप्त है। जो अचर पद जहाँ पर होता है वहाँ पर के दिया हुआ है, तो के की वैल्यू हमको निकालनी है। तो भैया देखो, जब विविक्त कर 88 है तो हम यहाँ पर डाल देते हैं। समीकरण पहले लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस के बराबर 0। अब हम यहाँ लिखेंगे विविक्त कर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये बराबर दिया हुआ है तुम्हारा 88 के। ठीक है, अब इस पे हम ये मान पुट करेंगे तो माइनस का 4 स्क्वायर फिर 4 इंटू 3 इंटू माइनस के बराबर 88। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 से कुछ 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर माइनस की गुणा वो भी प्लस हो जाएगी, 4 तिये 12 के। अब बराबर 88 है, इसको हम पक्षांतर करेंगे भैया, और पक्षांतर करने पर तो जो प्राप्त होता है वो इस प्रकार से होता है। 16 जब माइनस प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम इसको घटा देते हैं यहीं पर, तो 8 से 6 निकालेंगे तो 2 बचेगा और 8 से 1 निकालेंगे तो 7 बचेगा। अब यहाँ पर आया तुम्हारा के की वैल्यू, जब डायरेक्ट निकालते हैं तो 72 और बटे 12, तो 12 एकन 12 और 12 छन 72। तो जो के आया तुम्हारा वो आ गया 6। यही के की वैल्यू है भैया, यही इसका आंसर होगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल दिए हैं 3 और 1/3। जब कोई समीकरण दिया होता है और उसको हल करने पर हमें मूल प्राप्त होते हैं, वो मूल यहाँ पर दिए हुए हैं और कह रहा है कि हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करके दिखाओ। क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण ज्ञात करो। तो इसका एक फार्मूला होता है। सबसे पहले तो हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम मूलों का योगफल। तो 3 प्लस 1/3, तो इनको जोड़ेंगे भैया तो 3 तिया 9 और 1 जोड़ करके यहाँ आ जाएगा आपका 10/3। फिर लिखेंगे हम मूलों का गुणनफल, तो 3 इंटू 1/3, तो 3 काट दिए गए तो यहाँ बचता है 1। अब समीकरण ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, इसको बहुत बढ़िया बहुत अच्छी तरीके से तुमको याद करना है। कि सबसे पहले इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो भैया यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही है, माइनस मूलों का योगफल तुम्हारा आया था 10/3। यक्स से जब गुणा करेंगे तो यक्स ही आएगा और यहाँ पर फिर आ जाता है तुम्हारा प्लस मूलों का गुणनफल 1 आया भैया, 1 और फिर बराबर 0।
अब ये भिन्नात्मक संख्या है तो इसका बटा 1 करें, इसका बटा 1 करें, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3। तो 3 से जब हम 1 से 3 को भाग करेंगे तो 3 आएगा। 3 को जब ऊपर x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस 3 से 3 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 3 1 3, और 10 से गुणा करने पर यहाँ पर 10x आएगा, और प्लस इसी प्रकार से 1 3 3 आएगा बराबर 0। अब तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ बटे में 1 डालते हैं, इसकी गुणा करने पर यहाँ आ जाता है 3x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 3 बराबर 3। 0 से गुणा करने पर 0 आएगा। तो यही हमारा द्विघात समीकरण बन करके तैयार हो जाता है। जब हम इसको हल करेंगे तो पुनः हमको मूल 3 इंटू 1/3 मिल जाएगा। तो जो कह रहा था कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, तो द्विघात समीकरण तुम्हें प्राप्त हो जाता है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल दिया हुआ है 182। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब दो संख्याएं हमें ज्ञात करना हो और एक संख्या का योगफल दिया हो और दूसरी संख्या निकालनी हो, तो इसमें हम पहली संख्या को मान लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर x मान लेते हैं। फिर यहाँ पर दूसरी संख्या जो होगी वो अगर हम दोनों संख्याओं के योगफल से अगर हम पहली संख्या को घटा देते हैं तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के तौर पर ध्यान दीजिएगा, जैसे दो लोगों के बीच x और y, इन दोनों लोगों के बीच में दोनों के पास कुल मिलाकर के 100 रुपये हैं और कहता है कि इसके पास में है 25 रुपये, तो इसके पास कितने होने चाहिए यहाँ पर। तो भैया 100 से अगर हम पहले वाले के रुपए को घटा देते हैं तो यहाँ पर 75 रुपये इसका मान आ जाता है। सेम यही थ्योरी यहाँ पर की गई है कि दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ा गया है तो आ जाता है 27। तो हम एक संख्या को जब x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या को निकालने के लिए हम दोनों के योगफल से हम पहली संख्या को घटा देते हैं। यहाँ पर समझ में आप लोगों के बिल्कुल बढ़िया आया होगा। अब सवाल यहाँ पर यह कह रहा है कि गुणनफल इनका 182 है, तो इसका और इसका दोनों संख्याओं का गुणनफल प्रश्न के अनुसार करते हैं x इंटू 27 माइनस x, और जब इनका गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 182। अब हम इनकी गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। अब हम इसे पक्षांतर करके एक द्विघात समीकरण के रूप में डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा भैया x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का 182 बराबर 0। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में ये 1 2 3 त्रिपदीय है, तो इसको हम 182 को x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करेंगे तो समझ लीजिएगा 1 गुणे 182, जब इसकी गुणा करते हैं तो यहाँ 182 ही आएगा। अब 182 के हमको ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि हमें 27 प्राप्त हो जाए। तो हम इसके टुकड़े करने के लिए हम यहाँ पर ऐसे दर्जा रख लेते हैं, आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। इसको 2 से काटो, 2 9 18, 2 1 2, फिर 7 से काट दीजिएगा, 13 7 91 और फिर 13 1 13। तो यहाँ पर आया भैया 2 इंटू 7 इंटू 13। अब 7 दूनी 14 और फिर इधर आ गया तुम्हारा 13। अब 14 और 13 की गुणा जब हम करते हैं तो हमें 182 प्राप्त होता है, और अगर हम इस 14 को 13 से जोड़ दें तो भी हमको प्राप्त हो जाता है 4 और 3 7 और 1 1 2 27, और इसी 27 की हमको ज़रूरत थी। अब देखो जहाँ पे 27 लिखा हुआ है वहाँ पर हम 14 प्लस 13 या 13 प्लस 14 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 14 एक्स और प्लस 182 बराबर 0।
अब हम x से इनकी गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ आ गया x स्क्वायर, फिर 13x प्लस 14x और प्लस 182 बराबर 0। अब इसके ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, पिछले वीडियो में मैं कई बार बता चुके हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह ब्रैकेट खोलने पर बदल जाते हैं। तो यहाँ पर आ गया x स्क्वायर माइनस 13x और माइनस का 14x और प्लस का 182 बराबर 0। अब इसमें हमारे 4 पद हो जाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 4 पद हो चुके हैं तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे। तो देखो x स्क्वायर माइनस 13x, इधर देख लीजिएगा, इसमें हमें x कॉमन मिल गया, तो यहाँ बचा आपका x माइनस 13 और इधर मिल रहा है दोनों में माइनस का 14, तो यहाँ बचेगा भाई x और फिर प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, और जब 14 से 182 को हम भाग देंगे तो यहाँ भी 13 ही हमको प्राप्त होता है। अब इन दोनों में देखो ये दोनों चीज़ जो है ये कॉमन मिल रही है, x प्लस 13 सॉरी माइनस 13, x माइनस 13 को हमने कॉमन लिया और जो शेष बचता है उसको हम x माइनस 14 ऐसे लिख लेते हैं। अलग अलग इनके रूप को पक्षांतर करने पर तो x बराबर यहाँ पर 13 आ गया और फिर x माइनस 14 करेंगे तो यहाँ पर x बराबर 14 आ गया। तो इस प्रकार से तुम देख रहे हो कि अगर हम संख्याओं को देखते हैं तो x बराबर एक तो 13 आ रही है और एक आ रही है 14, यही हमारी दोनों संख्याएं हो जाती हैं। अब इनकी जांच कर लेते हैं। यहाँ पर जांच करने पर हम ये देखते हैं कि दोनों संख्याओं का योग, तो एक तो है 13 पहली और दूसरी है 14, अगर इनको हम जोड़ते हैं तो 27 आ जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। और अगर हम इन दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं तो 14 तिया 42 होता है और 14 एकन 14 और 4 18 182 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो मान आया है वो हमारे सवाल को पूर्ण रूप से संतुष्ट करता है, इसलिए हमारी संख्याएं 13 और 14 हो जाती हैं। दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योगफल जो दिया है वो 34 है। तो कहता है संख्याएं ज्ञात करो। यहाँ मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x और जो दूसरी संख्या बराबर y। तो प्रश्न कर रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर है, तो पहला समीकरण बनेगा तो दोनों का अंतर दिखाएंगे 2, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर कहता है उनके वर्गों का योग, अर्थात यहाँ पर एक चीज़ और कर ली जाए कि अगर हम इसको पक्षांतर करके डाल दें तो इस समीकरण का मान ना डालिए, पहले से यहाँ ये समझिएगा कि अगर हम करते हैं x बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस y, ये हम कर लेते हैं समीकरण 1। और फिर कहता है दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया हुआ है 34। अब देखो भैया, जो समीकरण 1 है इसमें x की वैल्यू अगर हम x की जगह पर पुट करें तो हमारा समीकरण ऐसे हल हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। x बराबर 2 प्लस y का मान समीकरण, ये दूसरा वाला समीकरण है तुम्हारा, 2 में रखने पर, तो x की जगह पर हम डालेंगे 2 प्लस y का, और यहाँ होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे ही, प्लस y स्क्वायर बराबर 34 और a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ फार्मूला डाल देते हैं तो 2 दूनी 4 प्लस 2ab होता है ना, तो 2 दूनी 4y और प्लस y स्क्वायर और फिर आगे तो y स्क्वायर है ही है यहाँ पर, बराबर 34। अब देखो
इसको इधर लगा देते हैं, इसे जोड़ेंगे भाई तो यहाँ पर आ जाएगा 2y² प्लस 4y और प्लस का 4, और ये जो संख्या है पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगी तो माइनस का 34 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो 2y² प्लस 4y और माइनस का 30 कहाँ से आया? 34 से 4 को लेस किया गया तो 30 आ गया। अभी हमारा द्विघात बहुपद बन के तैयार हो गया। द्विघात समीकरण है, इसे हम सरल करने के लिए 2 से और सरल करते हैं, 2 से भाग कर दें तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण को 2 से भाग करने पर, तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आएगा y² प्लस 2 दूनी 4 होता है, माइनस का 15 दूना 30 होता है। अब करिए 15 × 1 = 15, अब 5 3 × 15 और 5 से जब हम 3 को घटाएंगे, समझिएगा पहले की तरह 15 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, और 3 × 5 करते हैं तो यहाँ पर हमारा 15 होता है, और अगर हम 5 से 3 को घटा देंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 2 की जगह पर हम इतना मान डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया y² प्लस 5 माइनस 3 × y माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ आ गया y² प्लस, ध्यान देना y से गुणा करेंगे तो 5y माइनस का 3y और माइनस का 15 बराबर 0। अब देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है आराम से, यहाँ पर y मिल गई तो यहाँ बचा y प्लस 5, माइनस का 3 मिल गया तो y और माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाती है, 3 × 5 = 15। अब इसमें जो कॉमन मिला वो मिला y प्लस 5 और जो बचा वो बचा y माइनस 3 बराबर 0। तो y प्लस 5 बराबर 0, तो इसलिए y बराबर -5। हम जानते हो कि कोई भी संख्या है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए इसको हम अग्राह्य कर देते हैं, अग्राह्य। और यहाँ पर आ जाता है तुम्हारा y माइनस 3 बराबर 0, तो y की जो वैल्यू आई वो आ गई 3। एक उत्तर आया है। अब आगे दिखाते हैं तुमको, थोड़ा सा इसको मिटा करके इधर से मिटा देते हैं। यहाँ पर समझ लीजिएगा y बराबर आया 3, और अब यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ था तो पहला समीकरण जो था कि x माइनस y बराबर 2 था। अब हम इसमें मान डाल देते हैं, भैया y की जगह पर हम 3 डालेंगे, तो यहाँ पर x माइनस 3 बराबर 2। अब इसको हम कर लेंगे पक्षांतर, तो x बराबर आ जाएगा 2 प्लस 3, तो x की वैल्यू आई 5, अर्थात जो पहली संख्या आई तुम्हारी, पहली संख्या हल करने पर प्राप्त हुई 5, और जो दूसरी संख्या आई उसको हल किया गया तो 3 आई। यही आपका उत्तर है। अब इसकी थोड़ी सी जांच कर लीजिएगा, इधर से हम मिटाएंगे और जांच बताएंगे आपको कि हमारा सवाल जो लगाया गया है वो सही है या गलत है। आप लोग भी जांच कर सकते हैं, प्रत्येक सवाल की जांच हो जाएगी। जैसे सवाल दिया हुआ था 2 संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या और माइनस दूसरी संख्या, ये सवाल नहीं लगा रहे हैं, जांच हो रही सवाल की, भैया ध्यान दीजिएगा। बराबर आया था 2, तो पहली संख्या तुम्हारी आई 5 और दूसरी संख्या आई तुम्हारी 3, और जब 5 से 3 घटाओगे तो 2, इसका मतलब है हमारा सवाल सही जा रहा है। फिर दूसरी तरफ से यहाँ चेक कर लेते हैं उनके वर्गों का योग, तो 5 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो 5 25 हो जाता है और 3 3 9 हो जाता है, 9 5 14 और 2 और 1 3, ये बराबर बता रहा था कि 34 के है। तो इसलिए हमारा सवाल पूर्ण रूप से एकदम परफेक्ट जा रहा है, सवाल सही है, आप लोग लगा लीजिए।